युवा जो स्टॉक्स ऑफिशियल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री जय नारायण तिवारी जी हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं जयनगर बरहज के। सर, आपका हार्दिक स्वागत है युवा जो स्टॉक्स ऑफिशियल में। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनका जो संघर्ष रहा बहुत ही शुरू से लेके अभी तक का संघर्ष काबिले तारीफ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि आज ये बतौर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए आज यहाँ पे प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आरएसएस जैसी संस्थाओं से जुड़ के आज लगातार समाज सेवा में अपनी पूरी गतिविधियों से संलिप्त हैं और बहुत ही अच्छा समाज में काम कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। इनके संघर्ष, सामाजिक अनुभव और शिक्षा के क्षेत्र में विचारों को युवाओं के लिए निश्चित ही रूप से एक प्रेरणादायक संदेश होगा। आप सभी को बताना चाहूँगा, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बचपन से आरएसएस और सामाजिक संगठनों से जुड़ने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन से ही आरएसएस से हमारे बाबा जी जुड़े थे और उन्हीं से प्रेरणा मिली। उसके बाद हम निरंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मुख्य शिक्षक और नगर कारवां की जिम्मेदारी, उसके बाद उसके अनुषांगिक संगठन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में गोरखपुर का जिला प्रमुख रहा। गोरखपुर देवरिया कुशीनगर का प्रभारी रहा। छात्र जीवन पूर्ण करने के बाद जो है हम हिंदू जागरण मंच में जिला महामंत्री से लेकर के और प्रदेश उपाध्यक्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद निर्वहन कर रहे हैं। इस समय वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक संघ बरहज के नगर अध्यक्ष हैं और हम 2011 में प्राथमिक विद्यालय में एज ए शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया और उसके बाद से ही हमारा संघर्ष निरंतर चालू है। बहुत अच्छा सर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरएसएस से जुड़ के और बतौर शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं सर, और आज मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जो पोस्ट होता है प्राथमिक विद्यालय जयनगर के प्रधानाध्यापक भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष और टर्निंग पॉइंट क्या रहा? सन 2011 में हमारे पिताजी की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई और वो हमारे जीवन के लिए ही नहीं, हमारे सभी सामाजिक ताना बानाओं के लिए एक बहुत बड़ा जो है संघर्ष और एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का समय आया। और ऐसे संघर्ष हुए 2011 के बाद से कि जिसमें हम उस संघर्ष से एक कदम भी पीछे नहीं हटे, जबकि उस संघर्ष की स्थिति बहुत ही भयावह और दयनीय थी। फिर भी सामाजिक संगठनों में कार्य करने के नाते और सामाजिक संगठनों से जुड़ने के नाते हमको काफ़ी संबल मिला और हम उस संघर्ष को लड़ते हुए, उस संघर्ष को की बाधाओं को पार करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पहुँचने में हमारे सभी सामाजिक मित्रों का और हमारे परिवार का काफ़ी योगदान रहा। संघर्ष में भी हमारे परिवार का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा और 2011 के संघर्ष के बाद से ही धीरे धीरे सामाजिक गतिविधियों से थोड़ा सा शिक्षक होने के नाते और शिक्षा क्षेत्र में जुड़ जाने के नाते थोड़ी सी गतिविधियां सामाजिक क्षेत्र से इतर हुई और पुनः विद्यालय पे जब ज्वाइन किए तो विद्यालय बहुत ही दुर्दशा स्थिति में था और आज आप लोग देख भी रहे हैं विद्यालय की स्थिति। और जिले में यह विद्यालय अपनी एक अलग पहचान बनाया हुआ है, जिसमें हमारा केवल परिश्रम है, सभी सहयोग सामाजिक हमारे हित मित्रों और शुभचिंतकों का। बहुत अच्छा सर। जैसा कि आप देखे हैं कि सर का टर्निंग पॉइंट रहा, तो उससे बहुत कुछ सीख के आज इस पद पे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सर, शिक्षक के रूप में आपका सबसे यादगार अनुभव क्या रहा है? हम जब 2011 में इस विद्यालय पे ज्वाइन किए तो इस विद्यालय की स्थिति एकदम बता रहे हैं आपको, जंगल जैसे स्थिति थी और जब छुट्टियां हो जाती थी तो हम गेट बंद करके, और इसमें पूरे फील्ड में मूंज ऊज बहुत जमा था तो उसको हम काटते थे, सफाई करते थे, क्योंकि जब हम मजदूरों से कहते थे कि विद्यालय में सफाई करना है, वो आते थे और जब मूंज और घने जंगल देखते थे तो भाग जाते थे।
तो सफाई करने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। और गेट से एक पतली लीक बनी हुई थी, जिस लीक के रास्ते बच्चे आते थे और हमारे दिमाग में रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कोई विषैले जीव जंतु, सांप गोजर बच्चों को काट न लें। तो छुट्टी के बाद हम 3 घंटे इस विद्यालय में श्रम करते थे। क्या बात है। और आपको बताएं, श्रम करने की स्थिति, जिस कक्ष में आप बैठे हुए हैं, ये कक्ष ऐसे स्थिति में था, जर्जर स्थिति में, कि यहाँ एज इस तरह से मान लीजिए कबाड़ की स्थिति थी। और हम धीरे धीरे इस विद्यालय को एक आवाम देते देते आज इस स्थिति पे पहुंचा है कि इस विद्यालय में बहुत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है, यह विद्यालय बहुत अच्छा अपना स्थान बनाया है। नहीं, बहुत अच्छा। सर, जानना चाहूँगा कि ये जो विद्यालय है ये पूरी तरह से शहर और गांव दोनों से अटैच है, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, ग्रामीण के बच्चे हों या नगरीय के बच्चे हों, क्योंकि विद्यालय में किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और बच्चों के पठन पाठन के लिए अत्याधुनिक जो भी व्यवस्थाएं हमसे हो पाती है। हम सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो तो क्रियान्वयन होता ही है, अपने पास से भी बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं और प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छे वातावरण में रहें, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। थोड़ी समस्या ग्रामीण परिवेश में यह आ जाती है कि जैसे हमारे वहाँ अगल बगल के जो मोहल्ले हैं, वार्ड हैं, कुछ गांव के वार्ड हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि 3 महीने वो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं और 9 महीने वो बच्चे आते नहीं हैं, क्योंकि वो 9 महीने बच्चे भट्ठा पे काम करते हैं अपने माता पिता के साथ। तो अगर हम जाते भी हैं और कहते हैं कि भट्ठा पे बच्चों को मत जाने दीजिए, तो गार्जियन कहते हैं कि हमारा भरण पोषण कैसे होगा। तो वहाँ पे कई बार हम अधिकारी महोदय लोगों से भी रिक्वेस्ट किए और गए भी अधिकारी महोदय लोग, लेकिन जब लोगों का जवाब सुने तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि स्थिति इस समय यह है कि लोगों को भरण पोषण करने के लिए भी व्यवस्था चाहिए, महंगाई का ज़माना है। तो वो लोग भट्ठे पे चले जाते हैं। 9 महीने हम बहुत प्रेशर में रहते हैं और 3 महीने विद्यालय बहुत ही हरा भरा रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। जैसा कि सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की ओर बेहतर कैसे बना सकते हैं जो व्यवस्था है? और सरकारी विद्यालय में देखिए, जितने भी शिक्षक हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी शिक्षक सरकारी व्यवस्थाओं में आते हैं वो वेल एजुकेटेड आते हैं। वो बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस स्तर से पढ़ाना है उसकी ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो सरकारी विद्यालयों में जो टीचर हैं उनके योग्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि सरकार प्रयास कर रही है कि विद्यालय को एक बेहतर से बेहतर विद्यालय बनाया जाए, जिसके लिए सरकार जो है कुछ आवंटन धन भी देती है और कंपोजिट ग्रांट भी देती है, जिससे बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हो सके। खेल कूद के लिए पैसा स्पोर्ट ग्रांट देती है। तो उसमें अब थोड़ा सा इस विद्यालय की स्थिति जो है, तो मान लीजिए कि अगर 5,000 सरकार अनुदान दी खेल कूद के लिए, तो प्रयास ये रहता है कि 5,000 रुपये अपने पास से भी लगा के, क्या बात है, और उसको 10,000 रुपये का व्यवस्था किया जाए। और आप आए हैं तो देखे होंगे खेल ओल की व्यवस्थाएं इस जिले में सबसे अत्याधुनिक व्यवस्था कर रहे हैं। प्रयास में है कि बच्चों के लिए कूलर वूलर की व्यवस्था किए हैं, अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। व्यवस्था होते ही हम एसी की भी व्यवस्था बच्चों के लिए करने वाले हैं। बहुत अच्छा सर। तो यहाँ हर व्यवस्था उपलब्ध है बच्चों के लिए। नाइस, बहुत अच्छा सोच है सर। आप ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था दे के उनको शिक्षा की ओर ढकेलना चाहते हैं। शानदार आपका प्रयास है सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अभिभावक बच्चों की पढ़ाई में बेहतर भूमिका कैसे निभा सकता है? अभिभावक अगर बच्चों को समय से विद्यालय पे भेजे और प्रत्येक दिन विद्यालय पे केवल पहुंचा दे, तो हमको लगता है कि इस प्रदेश ही नहीं, इस देश में कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं है जो सरकारी विद्यालयों की तुलना कर सके। नाइस। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब वही बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है तो 1,200 रुपये सरकार की तरफ से हर प्रतिवर्ष उस बच्चे को ड्रेस और जूता मोजा बैग के लिए वो 1,200 रुपये गार्जियन अभिभावक के खाते में सरकार भेजती है। लेकिन
आपको बताएं कि 90% ऐसे अभिभावक हैं कि जो पैसे को का यूज अन्यत्र कर देते हैं, बच्चों के ऊपर नहीं करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि बच्चे फटे कपड़े में आते हैं, अगर ड्रेस अभिभावक खरीद दे तो बच्चे ड्रेस में आएंगे। एक व्यवस्था ये हो जाएगी कि सारे बच्चे समान दिखेंगे। इससे होता क्या है, ड्रेस का मतलब ये होता है कि छोटे बड़े का भेदभाव किसी के अंदर नहीं रहता है और सारे बच्चे एक समान हो जाते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर वही बच्चे अभिभावक हैं, अगर उन्हीं बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवाए हैं तो उन बच्चों के साथ सुबह वो उठ जा रहे हैं, उनको तैयार करना, उनका कपड़ा साफ करना, व्यवस्थित ड्रेस पहनाना और टिफिन भी बनवाना और बना के उनको विद्यालय तक प्रत्येक दिन छोड़ना। जबकि यहाँ पे केवल उनको बच्चे को तैयार करके भेजना है। किताब विद्यालय देता है, कॉपी विद्यालय देता है, भोजन भी विद्यालय देता है और शिक्षा की गुणवत्ता तो पूछना नहीं है, विद्यालय ही देता है। लेकिन आपको बताएं, एक मनो अवधारणा हो गई है कि सरकारी विद्यालय है तो बच्चे सोए भी रहे तो उनको न ब्रश कराने की जरूरत है, न कुछ कराने की जरूरत है, सीधे उठा के दौड़ा के विद्यालय भेज देना है। तो अभिभावक अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें, जितना ध्यान वो प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, अगर उसका 25% भी ध्यान सरकारी विद्यालय पे दे दें तो उनके बच्चों को पढ़ाई से लेकर के, अनुशासन से लेकर के और पढ़ाई की गुणवत्ता से लेकर कोई उनको रोक नहीं सकता। लेकिन होता क्या है कि जब सरकारी विद्यालय की बात आती है तो पता नहीं क्यों एकदम नीरस टाइप हो जाते हैं। और अभिभावक अगर अपने बच्चों के प्रति नीरस हो गया तो किसी भी विद्यालय में भेजे उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बच्चे विद्यालय में 6 घंटे रहते हैं, बाकी 24 घंटे में 6 घंटे विद्यालय पर रहते हैं, बाकी उन अभिभावक के पास रहते हैं। तो थोड़ा सा अभिभावक अगर बच्चों पे ध्यान दे दे, विद्यालय उनका है, एक फीस नहीं लगना है, किसी भी प्रकार का उनका कोई पैसा नहीं लगना है। जो भी शिक्षक हैं कम से कम MA BEd BTC टेट तो है, तो योग्यता में तो कोई कमी नहीं है। अब दिक्कत आती है कि अभिभावक जो है, हल्की बारिश हुई तो लापरवाही ये हो जाती है कि जाने दो बारिश हो रही है, लेकिन अगर तेज भी बारिश हो रही है और वही अभिभावक प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाए हैं तो उनको ले जाके अपने भी भीगेंगे, बच्चे को भी भीगते हुए ले जाके स्कूल में पहुंचाते हैं। अगर उतना 10% भी विद्यालय के प्रति सरकारी विद्यालय की तरफ अभिभावक देख लें तो ये सरकारी विद्यालय, आपको बताएं, हम आप सभी लोग यहाँ जिले में या अन्य जो भी बड़े शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं, आपको बताएं, अगर आप एक बार सर्वे करेंगे तो उनकी सारी शिक्षा व्यवस्था सरकारी विद्यालयों में ही हुई है। शुरुआती जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, वो सरकारी विद्यालय में हुई है। सरकारी विद्यालय में हम सब लोग पढ़े हैं, हम सब लोगों की प्रारंभिक शिक्षा सरकारी विद्यालय में ही हुई है। लेकिन इधर गार्जियन थोड़ा सा सरकारी विद्यालय के प्रति उदासीन हो जा रहे हैं, जो ये बड़ी समस्या है। तो आप समझ सकते हैं कि अभिभावकों की जो भूमिका होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। सर, मेरा एक आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपके जीवन से युवाओं को मिलने वाली सबसे बड़ी सीख क्या होनी चाहिए? देखिए, अब हम तो यही कहेंगे, हम कोई बहुत दार्शनिक या वो तो नहीं है, लेकिन अगर एक हमारे अनुभवों से, हमारे जीवन से युवाओं को कुछ सीखना है तो हम यही कहेंगे कि आप संयमित रहें, अनुशासन में रहें, अपने अभिभावकों की, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, विश्वास मानिए। अगर ये काम आप कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम भी बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन ये चीज़ हमने छोड़ा नहीं। गुरु का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, हम किसको क्या कह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, अपने बाणी को नियंत्रित अगर करना आज की युवा पीढ़ी जान गई तो आज के युवा बता रहे हैं इस देश के भविष्य हैं और उन भविष्य को कोई रोक नहीं सकता। आज युवाओं में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि जो पहनावा है, वेशभूषा है, खान पान है, वो चूंकि हम लोग सब शुद्ध तो पा नहीं रहे हैं और युवाओं के अंदर भी थोड़ी सी उदंडता ज़्यादा हो गई है कि जैसे वो अपने गुरुजनों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना वो भूल गए हैं।
वो ये भूल गए हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और यहीं से उनके विकास की जो गाड़ी है, विकास का जो पहिया है वो अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि जो पत्थर छिन्नी और हथौड़ी की मार से दुखी होता है वो कभी मूर्त नहीं बन सकता, और जो हल खेत जोतने से दुखी होता है उसमें कभी फसल नहीं उग सकता। तो जो पत्थर छिन्नी और हथौड़ी के मार को बर्दाश्त कर लिया, वास्तविकता में समझिए वही आने वाले समय में पूजने और पूजनीय योग्य होगा। और जो पत्थर छिन्नी और हथौड़ी की मार से दुखित होता है वो आने वाले समय में लोग आएंगे और उसे राह का पत्थर समझ के एक लात मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब यह जिम्मेदारी युवाओं को और समझना होगा और सोचना होगा कि वो राह का वो पत्थर बनना चाहते हैं कि वही पत्थर मूर्त के रूप में परिवर्तित होकर के पूजाना चाहते हैं। यही हम आज के युवाओं को बहुत अच्छा। तो आज युवा जो स्टॉक्स में आप हमारे चीफ गेस्ट के रूप में श्री जय नारायण तिवारी प्रिंस जी, प्रधानाध्यापक जयनगर को आप सुने हैं। कृपया आप इनकी बातों को अपने जहन में साक्षात्कार करें, और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।